दोस्तों, जैसे किसी परंपरा का, किसी विशेषता का, किसी एक विशेष कहें वाद का उदय होना तय है, वैसे ही धीरे-धीरे कहीं न कहीं जाकर उसका समापन भी होता है। हम उच्च पुनरुत्थान काल को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा कि आरंभिक पुनरुत्थान काल, उच्च पुनरुत्थान काल और आज जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, वो है उत्तर पुनरुत्थान काल। पुनरुत्थान काल का पतन तो नहीं कहेंगे, लेकिन अब चित्रकारों की विचारधाराएं बदलने लगी, वास्तुकारों की विचारधाराएं बदलने लगी। ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर विजुअल आर्ट हिस्ट्री विद निवी, जहां मिलती है आपको कला से संबंधित संपूर्ण जानकारी, चाहे वह भारतीय कला की जानकारी हो या हो पाश्चात्य कला की जानकारी या हो मूर्ति कला की जानकारी। हम यहाँ पर आपको हर टॉपिक से जुड़ी हुई वीडियो शाम को 6 बजे उपलब्ध कराते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको रोज शाम 6 बजे मिलती हैं। आज की वीडियो पाश्चात्य कला से जुड़ी हुई है, जिसका टॉपिक है उत्तर पुनरुत्थान काल। यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। उत्तर पुनरुत्थान काल अर्थात उच्च पुनरुत्थान काल के बाद का समय, जहां शुरू होता है रीतिकाल, जिसे हम कहें। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे उत्तर पुनरुत्थान काल की विशेषताएं क्या रही, क्या तकनीकियां रही, क्या बदलाव आए और कौन कौन से चित्रकारों ने काम किया है, कितने भागों में उत्तर पुनरुत्थान काल को बांटा गया। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर नए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब और पुराने हैं तो लाइक कर दीजिए। उत्तर पुनरुत्थान काल या फिर हम कहें लेट रेनेसां पीरियड, लेट रेनेसां पीरियड या फिर उत्तर पुनरुत्थान काल। उत्तर पुनरुत्थान काल में क्या हुआ, इस समय वास्तुकार दोनातो ब्रोमांते, मूर्तिकार माइकल एंजेलो तथा चित्रकार राफेल का अनुकरण किया गया। इस समय जितने भी चित्रकार थे वो सब हमारे उच्च पुनरुत्थान कालीन चित्रकारों, मूर्तिकारों और वास्तुकारों का अनुकरण कर रहे थे। मूर्तियों का, चित्रों का उन्हीं की कॉपी कर रहे थे, कुछ बदलावों के साथ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ जाए, वह कौन सा समय है जब वास्तुकार दोनातो ब्रोमांते, मूर्तिकार माइकल एंजेलो तथा चित्रकार राफेल का अनुकरण किया गया। तो कब किया गया? उत्तर पुनरुत्थान काल में। उत्तर पुनरुत्थान काल में कांस्य की मूर्तियां बनाने वाला प्रमुख मूर्तिकार जिया अम्बालोना था। ये क्वेश्चन आ सकता है। देखो, इसके बारे में बहुत छोटा वो है, तो मैं आपको वो पॉइंट्स बता रही हूँ जो बहुत जरूरी हैं। ठीक है, फिर भी मैं समझाते रहूंगी। इसका प्रमुख माध्यम कांसा था। अभी देखोगे आप, जब माइकल एंजेलो काम कर रहा था उन्होंने पत्थर में काम किया। अब यहाँ पर फिर से कांस्य आया। आरंभिक पुनरुत्थान काल में कांसा था और जिया अम्बालोना ने भी कांस्य में काम किया। प्रमुख मूर्तिकार इस समय का था। उत्तर पुनरुत्थान काल की मूर्तियों में स्वाभाविकता तथा विविधता दर्शाई जाती थी। कहीं न कहीं इनको मूर्तियों में ज्यादा रियलिज्म या हम कहें बहुत ज्यादा वास्तविकता दिखाने का और स्वाभाविकता दिखाने का काम ये लोग कर रहे थे। इनका प्रयास यही था। और विविधता, बहुत सारे विषयों को चुना गया, साधारण विषयों को, देवत्व वाले विषयों को छोड़कर गडरिये को, घास चराते लोगों को, सामान्य विषयों को और नॉर्मल चीजों को चित्रित करने का काम उत्तर पुनरुत्थान काल में किया जाने लगा। उत्तर पुनरुत्थान काल, अब हम इसमें देखते हैं उत्तर पुनरुत्थान काल में इटली की चित्रकला में दो रूपों का जन्म हुआ। यहाँ पर दो भाग हो गए। उत्तर पुनरुत्थान काल में भी दो भाग हो गए इटली की कला में। जैसे हमने उच्च पुनरुत्थान काल में देखा, इटली के दो, हम कहें दो नगरों में चला था। एक तो फ्लोरेंस था, दूसरा वेनिस था। वेनिस में कोमलता थी, फ्लोरेंस में अगर हम कहें तो कठोरता तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, रेखाओं की प्रधानता थी, रंगों की रेखाओं का अंतर दोनों में था। अब यहाँ उत्तर पुनरुत्थान काल आते आते कला के दो रूप हो गए। एक, वे आकृतियां जिनको बहुत ही सुंदर विधि से बनाया गया, जिन्हें कहा गया वेला मेनेरिया, जिसे तिवार कहा जाता है। ठीक है, इस इटली में जो ये विधि थी जिसमें आकृतियों को बहुत सुंदर बनाया गया, उसे कहा गया वेला मनेरिया। वेला मनेरिया क्या था? इसमें आकृतियों को काफी कोमलता के साथ, सुंदरता के साथ अंकित किया जाता था। ठीक है, तो वेला मनेरिया अर्थात ब्यूटीफुल मैनर ऑफ स्टाइल, हम कहें नियमों में बंधी हुई बहुत ही सुंदर कला,
जगह जिसे हम अपने साधारण भाषा में कहें संस्कारी कला, मैनर ऑफ स्टाइल, बहुत ही सुंदर मैनर ऑफ स्टाइल जिसे कहा गया बेला मैनेरिया, हिंदी में कहा गया तिवार। इस विधि के आदर्श कौन थे? रैफेल। आपने देखा रैफेल ने बहुत ही सुंदर मेडोनाओं का चित्रण किया है, बहुत कोमल मेडोनाओं का चित्रण करने के लिए हमारे कौन जाने जाते हैं? रैफेल जाने जाते हैं, नारी आकृतियों को बड़े सुंदर सलीके से चित्रित करने के लिए। तो ये जो वेला मनेरिया या पहला था जिसमें आकृतियां बहुत ही सुंदर विधि से बनाई गई थी, इसका आदर्श कौन था? ये किसकी आकृतियों को आदर्श माना इन चित्रकारों ने जिन्होंने वेला मनेरिया में काम किया? उनका आदर्श था रैफेल। क्वेश्चन आ जाए वेला मनेरिया तकनीक का आदर्श कौन था, तो आप बता देंगे हाँ जी हमारे रैफेल थे। दूसरा जो पार्ट था, पहला था बहुत ही सुंदर आकृतियां, दूसरा था विकृति आधारित रूप। वे चित्र जो शाक्त और लयात्मक, यहाँ लयात्मक लिखा, लयात्मकता पर आधारित थे, ठीक है, शक्ति और लयात्मकता पर आधारित थे, इसे व्यंजना प्रधान शैली कहा गया। आगे जब आप बढ़ेंगे यही व्यंजना प्रधान शैली जन्म देती है किसे? आपके अभिव्यक्तिवाद को, अभिव्यंजनावाद को। इसमें क्या था कि इसमें शक्ति दिखाई गई, लयात्मकता दिखाई गई, और व्यंजना कहीं बहुत जरूरी नहीं था, कई बार गोल आकार बना के थोड़े छोटे शरीर भी बनाए गए, कई बार हम कहें अखरोट जैसी आकृतियां बनाई गई, ऐसे बहुत सारी आकृतियां बनाई गई। अब पहला जिसे मैनरिज्म कहा गया, बहुत ही सुसंस्कृत ढंग से बनी हुई कलाकृतियों को क्या कहा गया? मैनरिज्म, जिसे हमने बेला मनेरिया कहा था। 1520 से लगभग 1560 ईस्वी तक इसका समय रहा, ठीक है। अच्छा, पुनरुत्थान काल में एक बार बैक आके इसका समय आप देख लीजिए, 1520 कहीं कहीं 1533 मिलता है, से 1600 ईस्वी तक रहा है। तो 1520 पहले अगर आएगा, दोनों आए हैं तो 1520 लगाएंगे, नहीं तो इन दोनों में से जो भी है आप उसे चुन सकते हैं। टाइम मैंने नहीं बताया था इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब बढ़ जाते हैं रीतिवाद। रीतिवाद का समय लगभग यही 1520 से ही मान सकते हैं 1560 ईस्वी तक, ठीक है। तो ये जो टाइम पीरियड था इसमें क्या किया गया? मैनरिज्म इटली के शब्द बेला मनेरिया का रूपांतरण है। हम कह दें जैसे हमारे यहाँ एक सुंदर व्यक्ति को सभ्य व्यक्ति को सुसंस्कृत कह दिया जाए, है ना, तो ऐसे ही मैनरिज्म इटली का शब्द है और इसका रूपांतरण क्या है? बेला मनेरिया है, ठीक है, जिसका अर्थ है शैली, ठीक है, इसका अर्थ क्या है? शैली है। मैनरिज्म शब्द का प्रयोग लावण्य युक्त दरबारी शान शौकत वाले चित्रों के लिए किया गया, जो बहुत ही सुंदर थे। और यहाँ पर अच्छा इन लोगों ने, आगे मैं बताऊंगी उसकी विशेषताएं, काल्पनिकता का बड़ा यूज किया था। तो उस काल्पनिकता में दरबार में काम करते लोग, आते जाते लोग, दरबारी लोगों को और दरबार की शान शौकत को चित्रित किया गया। उसमें किसका प्रयोग किया गया? मैनरिज्म का प्रयोग किया गया। रीतिवाद को चरम पुनरुत्थान काल का विरोधी माना जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर काम हुआ है ज्यादातर आप देखेंगे धार्मिक ग्रंथों पर, और यहाँ ये लोग सामान्य लोगों को, जैसे तुम्हारे गडरिये जैसी बहुत सारी चीजों को ये काम करने में काम कर रहे थे या उनको यूज कर रहे थे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बेला जो रीतिवाद है ये चरम पुनरुत्थान काल का विरोधी माना गया है। अनुकरण उन्हीं का किया गया, उन्हीं चित्रकारों का, माइकल एंजेलो का, रैफेल का, लेकिन विरोधी था किसका? चरम पुनरुत्थान काल का। रीतिवाद के जन्मदाता माइकल एंजेलो थे। आपको याद रखना है, वेला मनेरिया सभ्यता या वेला मनेरिया तकनीक के जन्मदाता कौन थे? माइकल एंजेलो थे। रीतिवाद का आरंभ करने वाले रैफेल तथा उनके अनुयायी शिष्य थे। जन्म किसने दिया? अंतर है। मान लो किसी की कला में जो चीज हमें दिखाई दे रही है और उसको अपनाकर आगे बढ़ाया जाना, ये दोनों में अंतर है। तो जन्मदाता हमारे माइकल एंजेलो थे और इसका शुरुआत या इसका आरंभ किसने किया? हमारे रैफेल और उनके शिष्यों ने किया, बहुत ही सुंदर और हम कहें बहुत सुसंगठित आकृतियां बनाकर। अगला पॉइंट हमारा उठता है, रीतिवाद में प्रचलित विधियों में से आकर्षक तरीकों को अपनाकर सुंदर कलाकृतियां बनाई गई। आकर्षण हम कहें इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। ये आपको वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इसको अपने पास हमेशा रख सकते हैं। अब हम रीतिकाल की या मैनरिज्म की या वेला मनेरिया तकनीक की विशेषताएं देख लेते हैं। इसमें क्या था? सच्चाई कम थी, बनावट ज्यादा थी। अब चित्र धीरे धीरे वास्तविकता से दूर होने लगे थे। उनमें स्थान किसने ले लिया था?
बनावट ने ले लिया था। वास्तविकता से ज्यादा यहाँ सजाव श्रृंगार, उनकी तैयारी या हम कहें मेकअप, अपनी भाषा में कहें मेकअप पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा था। इसलिए वास्तविकता से कलाकृतियां दूर होकर काल्पनिकता की ओर बढ़ने लगी, जिसमें अप्सराएं होती थी, रोमांटिक वातावरण को बहुत ज्यादा चित्रित किया जाने लगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, वास्तविकता कम रह गई और बनावट का स्थान अधिक हो गया। अगला पॉइंट है देखने में सुंदर अंदर से आधारहीन। क्या होता है कि बाहर से कई चीजें बहुत सुंदर लग सकती हैं, लेकिन अगर उसमें भाव ना हो या उसमें मूल आधार नहीं है तो वो चीजें अच्छी नहीं लगती। यही हुआ यहाँ पर। अधिक काल्पनिकता के प्रयोग के कारण बेला मैनेरिया सभ्यता या मैनरिज्म या रीतिवाद की कलाकृतियां देखने में बहुत सुंदर लगती हैं, लेकिन उनका कोई अंदर से आधार नहीं था। आकृतियों को 2/3 के गुणांक में बनाया गया, 2/3 के गुणांक में इसको बनाया जाने लगा। एक अनुपात के अनुसार जब हम देखें 2/3 के गुणांक में बनाया जाने लगा। आकृतियों को एस अक्षर के समान बनाया जाने लगा। आपको याद होगा माइकल एंजेलो ने क्वांट्रोसेंट्रो तकनीकी का प्रयोग किया था। ठीक है, इसमें क्या था कि व्यक्ति का आकार, जैसे हम एक आपको पुतले के हिसाब से समझा दें, व्यक्ति का अगर मुंह इधर है तो उसकी पीठ जो है इधर होनी चाहिए। पैरों की विपरीत दिशा में जैसे घूमी हुई आकृतियां नहीं होती हैं, ऐसे। अब ये तो मेरे हिसाब से बन गया है, लेकिन मान लीजिए इसके हाथ इधर है, पीछे की ओर सिर घुमाए हुई आकृति। ठीक है, कुछ इस तरीके से। पैर इधर आगे खतरनाक बना रही हूँ, फिलहाल तो मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, पीछे की ओर मुड़ी हुई आकृतियां ये एस आकृति में। ठीक है, तो ये कहलाई क्या, क्वांट्रोसेंट्रो तकनीकी जो कि हमारे माइकल एंजेलो ने शुरू की थी, उसका प्रयोग किया गया किसमें, रीतिकाल में। ठीक है, सर्पाकृत या घुमाव, इसे क्या कहा गया, क्वांट्रोपेस्टो, माफ करना, क्वांट्रोपेस्टो तकनीकी थी ये, जिसे सर्पाकृत या घुमावदार कहा गया। मतलब मुंह से विपरीत दिशा में उसके शरीर का होना या पैरों के विपरीत दिशा में शरीर का घुमाव होना, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इसका प्रयोग किसमें किया गया, रीतिवाद काल में किया गया या रीतिवाद में किया गया। रीतिवाद में आकृतियां नकली, बनावटी, सजावटी, कलात्मक और आर्टिफिशियल होती थी। कह सकते हैं कि मूल भाव से दूर भाग रही थी आकृतियां, केवल और केवल श्रृंगार पर काम हो रहा था। रीतिवाद में ईसाई धर्म के चित्रों का विरोध हुआ। अब ईसाई धर्म के जो भी चित्र थे उनको बनाना रोककर सामान्य जनजीवन की ओर ये लोग भागे, राजसी जीवन को चित्रित करने लगे, जबकि देवता या हम कहें ईसा मसीह को चित्रित करना इन्होंने कम कर दिया। तो ये हो गई रीतिवाद की विशेषताएं। अब हम रीतिवाद के प्रमुख चित्रकार देख लेते हैं। देखिए, बहुत थोड़ा थोड़ा इनके विषय में मैंने बताया है ताकि आपको कोई ज्यादा डाउट ना हो और कहीं पर कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। रूप को बहुत ज्यादा महत्व देते थे हमारे कब, रीतिवाद में। रीतिकाल में आप देखो उसका पहला शब्द ही ऐसा है, वेला मनेरिया। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रमुख चित्रकार जोकोपो पोर्तोमी, नाम है जोकोपो पोर्तोमी। 1494 से 1557 ईस्वी तक इनका समय रहा। यह रीतिवाद का प्रमुख चित्रकार था। ठीक है, यह जो है बेला मनेरिया का प्रमुख चित्रकार था। ठीक है, फ्लोरेंस में इनका जन्म हुआ, पोर्तोमो में। कहा जन्म हुआ, तो यहाँ पर याद रखना पोर्तोमो, वहीं से इनका नाम बना पोर्तोमी। पोर्तोमो में जोकोपो पोर्तोमी का जन्म हुआ था। और फ्लोरेंस में लियोनार्दो पिरादी, कोसिमो, अल्वर्तिनेत्ती गलत निकल जाता है, अल्वर्तिनेल्ली से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। ठीक है, और यहाँ पर ये रीतिवाद के प्रमुख चित्रकारों में से गिने जाते हैं। और पहली रीतिवादी कलाकृतियां फ्लोरेंस में मैडोनाओं की थी, जिन्हें इन्होंने ही बनाया था। ठीक है, याद रखना, पहली कलाकृतियों को किसने बनाया, हमारे जोकोपो पोर्तोमी ने बनाया था। ठीक है, याद रखना।
इन्होंने 1521 ईस्वी में एक बेला भी चित्रित किया था, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ जो भी पॉइंट इनसे बनते हैं वो मैंने आपको दे दिए। ज्यादातर इनके चित्र, भित्ति चित्र नष्ट हो चुके हैं और ये धीरे धीरे माइकल एंजेलो की शैली की ओर मुड़ गए थे। अगला जो चित्रकार है हमारा रीतिकाल का रोसो। रोसो आर्टिस्ट हैं जिनका जन्म हुआ 1995 और मृत्यु हुई 1540 ईस्वी में। यह रीतिवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। रीतिवाद का प्रमुख चित्रकार यह था और प्रथम रीतिवादी कलाकृतियां इसने बनाई, लेकिन शुरुआत जिसने की वह थे रीतिवाद के प्रवर्तक रोसो। क्वेश्चन आ जाए रीतिवाद का प्रवर्तक कौन है तो आप बताएंगे रोसो, जिनका नाम है जियोवानी बटिस्टा रोसो। बहुत लंबा नाम है, ठीक है, मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ। GIO ये मैं PDF में नहीं दे रही हूँ क्योंकि इतना समय नहीं था आज मेरे पास इतनी लंबी PDF बनाने का, तो मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर O होगा, ठीक है, जियोवानी बटिस्टा रोसो, जो कि यहाँ रीतिवाद के प्रवर्तक थे। और फोंतानब्लू शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? हमारे रोसो को माना जाता है। इन्होंने एक शैली को जन्म दिया जिसे हम कहें फ्रेंच कला पर इसका आगे बहुत प्रभाव पड़ा है। तो फोंतानब्लू शैली का जन्मदाता कौन है? रोसो है। और इनका भी जन्म पोर्तोमा में ही हुआ था, पोर्तोमो में इनका जन्म हुआ था। चलो आगे बढ़ते हैं। और यह चित्रकार भी ऐसा था कि जिसने आत्महत्या कर ली थी। आपको याद होगा कि एक और चित्रकार है पाश्चात्य कला का, बहुत फेमस चित्रकार है, जिसने खुद को गोली मारकर हत्या कर ली थी। ऐसे ही हमारे जोकोपो पुर्तोमी ने भी हत्या कर ली थी, अपनी आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, ये विभ्रमात्मक सम्मोहक आकृतियां बनाते थे और बहुत ही आकर्षक आकृतियों का काम करने के लिए जाने जाते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जूलियो रोमानो, अगला चित्रकार जो है वो है जूलियो रोमानो। 1499 से 1546 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। यह चित्रकार और वास्तुकार थे। माध्यम इनका टेम्परा, फ्रेस्को और तैल था। जूलियो रोमानो ने फ्रेस्को, टेम्परा और तैल में काम किया। इनका प्रमुख चित्र अगर हम बात करें, मैडोना ऑफ द कैट, बहुत पूछा जाता है पेपर में, आपको याद रखना है। और हाँ, ये रैफेल की मृत्यु के टाइम या मृत्यु के समय तक ये उनके सहायक थे। रैफेल के कई अधूरे चित्रों को भी इन्होंने पूरा किया है, जिसमें वेटिकन में ईसा का दिव्य रूप धारण करना नामक चित्र जूलियो रोमानो ने चित्रित किया है, पूरा किया है जिसे हम कहें। आपको मैंने इन्हें पढ़ाया था तो आपको बताया था, जब आपको रैफेल मैंने पढ़ाया था, इन्होंने रोम तथा जेनोवा के चर्चों में भी कई धार्मिक चित्र बनाए हैं। किसने? जूलियो रोमानो ने। और इनका चित्र जो है, इनके चित्र रैफेल की कला के निकट पाए जाते हैं, तो आपको इनके विषय में याद रखना है। फिर आता है पारमिजियानीना, या पेंटर और प्रिंट मेकर थे। चित्रकार और छापा चित्रकार के रूप में पारमिजियानीना जाने जाते हैं। इनके प्रमुख चित्रों की बात करें तो मैडोना विद लॉन्ग नेक, मैडोनाओं की लंबी लंबी गर्दन बनाने के लिए जाने जाते हैं। टर्किश स्लोव या तुर्की गुलाम नामक चित्र भी पारमिजियानीना ने बनाया है। देखिए, इनका एक विशेषता मैं आपको बताऊं, इनके सब जितनी विशेषताएं हैं आपकी, वो सब ध्यान रखना कि पेपर में आती ही आती हैं। और इन चित्रकारों की जन्म तिथियां जो मैंने आपको दी हैं वो बराबर से दी हैं, कहीं पर कोई गड़बड़ नहीं है। आप एक क्रम से देखेंगे 1499, 1503 और पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे 1494, 1495, 1499 और 1503। क्रम से आप इनको याद कर लीजिए। ठीक है, पहले या बाद की बात नहीं है। अगर जन्म के क्रम से याद करेंगे तो आप अगर कोई नेट वगैरह का एग्जाम दे रहे हैं तो वो भी आपके लिए सहूलियत भरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे
उत्तर पुनरुत्थान काल से जुड़े हुए तथ्य। अच्छा, इसका दूसरा पार्ट विकृत आधारित व्यंजना प्रधान शैली के विषय में मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती और आप लोगों को भी उबाऊ लगती। ठीक है, और मैं भी इतना ज्यादा एक साथ इकट्ठा नहीं कर सकती, इसलिए मैंने आपको इतना बताया है। अगली वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट में बताइए कि कल मैं इसकी ही दूसरी वीडियो बनाकर दे दूं, या फिर रोज के नियम की तरह भारतीय चित्रकार या मूर्तिकार की वीडियो दूं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अब हम 10 प्रश्न पूछ लेते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर पुनरुत्थान काल में आकृतियां किस आधार पर बनाई गई? ठीक है, किस तकनीकी के आधार पर बनाई गई? अगला प्रश्न है, उत्तर पुनरुत्थान काल के चित्रकारों ने किसका अनुकरण किया? अगला प्रश्न है, रीतिवाद में कलाकार किसके विरोधी थे? अगला प्रश्न है, रीतिकाल का पहला चित्रकार या प्रवर्तक कौन माना जाता है? अगला प्रश्न है, रीतिकाल का पहला चित्र किसने बनाया? अगला प्रश्न है, रीतिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अगला प्रश्न है, रीतिकाल की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो ये थे आज के प्रश्न। आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको और भी मिलती रहें। और वीडियो को कौन सा पार्ट वीडियो का आपको सबसे अच्छा लगा जरूर बताइएगा। देखिए, कई बार मैं काटती नहीं हूँ वीडियो, कई बार क्या, मैं कभी भी वीडियो को काट पीट कर तैयार नहीं करती, मैं जैसे रिकॉर्ड करती हूँ वैसे ही अपलोड कर देती हूँ एज अ लाइव क्लास। मेरे पास समय नहीं होता तो मैं नहीं इसको, हम कह सकते हैं, क्या कहते हैं आप, ऐड करना, एडिट करना, मेरे पास इतना समय नहीं होता और मुझे नॉलेज भी नहीं है। बस मैं आप तक टॉपिक पहुंचाना चाहती हूँ। तो अगर कोई मिस्टेक हो, पहली बार तो हो ही नहीं, अगर हो तो आप बिल्कुल मुझे सजेशन दे सकते हैं कि मैडम यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, इसे आप सही कर लीजिए। पहली बात, मैं कुछ करती नहीं हूँ, टंग मिस्टेक होता है तो मैं सुधार लेती हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। वीडियो को कर दीजिए लाइक।